नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण इंटरनेशनल स्किल सेंटर हिसार में। दोस्तों, अगर आप कनाडा स्टडी वीजा पर जाना चाहते हैं तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट का मतलब है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी और बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर से कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस को सेलेक्ट करना जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। वो आप अपने कोर्स, अपने सब्जेक्ट और अपने बैकग्राउंड के हिसाब से किस तरह आप उसे सेलेक्ट करेंगे, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो आप काफी अधिक संख्या में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। आपको कुछ ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने पड़ते हैं जिनमें आप अप्लाई करेंगे और आपको बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है कि आप किस यूनिवर्सिटी और किस कॉलेज को सेलेक्ट कर रहे हो। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये सेलेक्ट करना पड़ता है कि जो कोर्स हम लेना चाहते हैं वो कोर्स किस किस यूनिवर्सिटी और किस किस कॉलेज में अवेलेबल है। वैसे वास्तव में ये बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत एक्टिवली हमें इसके ऊपर काम करना पड़ता है कि जब हम किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में जिस कोर्स को हम लेना चाहते हैं उसको जब सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसके आधार पर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी और किसी भी कॉलेज में अपने पसंदीदा कोर्स को सेलेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, जहां से आपको जल्दी ही ऑफर लेटर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे जल्दी से जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे और लोगों को भी इस चीज की जानकारी मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं, तो वो कोर्स किस किस यूनिवर्सिटी या किस किस कॉलेज में अवेलेबल है। एक बार जब हमने अपना कोर्स सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि हम अपने यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज को सेलेक्ट करें। ये कौन सी यूनिवर्सिटी में ये कोर्स चलता है, कौन से कॉलेज में ये कोर्स चलता है, ये बहुत हेक्टिक टास्क है। कनाडा के अंदर थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं, थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस हैं और हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर आप ये चेक नहीं कर सकते कि वो पर्टिकुलर कोर्स जो आप लेना चाहते हैं वो उस यूनिवर्सिटी और उस कॉलेज के अंदर है या नहीं है। आप एक एक यूनिवर्सिटी और एक एक कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर इसे चेक नहीं कर सकते। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप गूगल पर जाइए, वहां जाकर आप अपने कोर्स का नाम लिखें और वो कोर्स किस किस यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है, आपको एक लिस्ट पर्टिकुलर मिल जाएगी और वो दिखाएगा कि इस यूनिवर्सिटीज के अंदर और इस कॉलेज के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। अब आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक खाली कागज पेन लीजिए और उन सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर से 10-12 यूनिवर्सिटीज और 4-5 कॉलेज ऐसे सेलेक्ट करिए जहां आपका ये कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आता है कि जब हमें यह पता चल गया कि ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी और इस कॉलेज के अंदर अवेलेबल है, तो उसके बाद हमें चेक करना होता है उस कोर्स के ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन चेक करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब ड्यूरेशन के बारे में चेक करें तो हम 6 महीने 1 साल के कोर्स की तरफ न जाएं। कम से कम जो हम कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं वो कम से कम 2 साल का होना चाहिए। 6 मंथ या 1 ईयर के कोर्स के अंदर बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको वर्क परमिट मिलता ही नहीं है, और अगर आपको वर्क परमिट मिलता है तो बहुत कम टाइम का वर्क परमिट आपको मिलता है। कई बार लोग गलती से 6 मंथ का कोर्स लेकर चले जाते हैं और वहां जाने के बाद उनको पछताना पड़ता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें जब कोर्स को सेलेक्ट करना है तो उसके बाद कोर्स की ड्यूरेशन सेलेक्ट करते समय हम कम से कम 2 साल का कोर्स सेलेक्ट करें, क्योंकि 2 साल के कोर्स पर आपको 3 साल का वर्क परमिट एडिशनल मिलता है और आप 5 ईयर तक स्टे कर सकते हैं और उसके बाद उसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के लिए आपको जो यूनिवर्सिटीज और जो कॉलेजेस आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर आपको
कोर्स की ड्यूरेशन को चेक करना होगा और उसके बाद आप अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए जिसमें आपके पास 3 चीजें आ गई। सबसे पहले जो कोर्स आप करना चाहते हैं वो, उसके बाद किस किस यूनिवर्सिटी और किस किस कॉलेज में वो कोर्स अवेलेबल है ये आपको क्लियर हो गया, और उसके बाद वो कोर्स की ड्यूरेशन क्या है और उतनी ड्यूरेशन का कोर्स किस किस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है। यहां तक आपको ये चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कनाडा जाने के लिए अपने कोर्स, यूनिवर्सिटी और कॉलेज को सेलेक्ट करने के बाद और अपनी ड्यूरेशन को सेलेक्ट करने के बाद आपको मेन चीज ये भी चेक करनी चाहिए कि जिस भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत रहती है। अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होता है कि उसके बाद आपको वहीं पर ही यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। आपको वर्क करने के लिए अलग से वर्क ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। वहां जाकर कुछ महीने पढ़ाई करने के साथ साथ आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं और इंटर्नशिप करने के साथ साथ आपको प्लेसमेंट का फायदा भी मिल जाता है। इसमें आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के थ्रू ही प्लेस्ड हो जाओगे, जिसकी आपको बहुत एडवांटेज मिलती है। इंटर्नशिप के बारे में चेक करने के बाद आप अगला पॉइंट आता है कि हमें अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करते समय जो अगले मेन पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए वो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कोर्स हमने सेलेक्ट किया है उस कोर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। कई बार हम कोई ऐसा कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आप जब वहां जाकर पढ़ने लगते हैं तो आप एकदम हैरान हो जाएंगे कि ये सब्जेक्ट कैसे आ गया, इस सब्जेक्ट को तो पढ़ना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो आप जब कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद आप उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको आप वहां जाकर स्टडी कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वहां जाकर आपको अपने सब्जेक्ट्स को देखकर झटके लगे, उससे बेहतर है कि थोड़े से झटके हम यहीं खा लें कि हम अपने सब्जेक्ट को चूज कर देख लें कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे कोर्स के अंदर आते हैं। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमें उसके बाद किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज को आपने सेलेक्ट किया है वो किस किस प्रोविंसेस में, किस किस स्टेट के अंदर आते हैं और वहां आपकी एलिजिबिलिटी आपके बैंड्स के आधार पर बनती है या नहीं बनती है। अब अगर मान लीजिए आपके 6 या 6.5 बैंड है और आप टोरंटो की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों भूल जाओ, आपको ऑफर लेटर नहीं आएगा, क्योंकि 6 और 6.5 बैंड के आधार पे टोरंटो के अंदर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आपको अपनी एलिजिबिलिटी जिन भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज को आपने सेलेक्ट किया है उसमें आपको चेक करनी होगी कि कितने बैंड की एलिजिबिलिटी उसमें मांगी गई है। इस पे टाइम लगाइए। अगर आप ये होमवर्क खुद करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त या हमारे बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से हैं जो फॉरेन जाके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में या जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी एक फीस होती है अप्लाई करते समय, $100 से लेके $150 तक। तो आपको वो जो भी कोर्स और जो भी यूनिवर्सिटीज, जो भी कॉलेजेस आपने सेलेक्ट किए हैं उनमें अप्लाई करने से पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि आपकी बैंड एलिजिबिलिटी वहां पर बनती है या नहीं बनती है। इसके बाद आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जो हमारा अगला पॉइंट आता है कि जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी कॉलेज के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी रैंकिंग क्या है। अब बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी या कॉलेज तो सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन उनकी इंटरनेशनल लेवल पर रैंकिंग क्या है उस रैंकिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते। अब आप रैंकिंग को चेक करने के लिए एक वेबसाइट आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रही है जो है www.webometric.com। इस वेबसाइट पर जाकर जो भी आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस सेलेक्ट किए हैं उन यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की इंटरनेशनल रैंकिंग क्या है ये आप वहां से चेक कर सकते हैं। www.webometric.com
वेबोमेट्रिक वेबसाइट पर जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं। और साथ साथ आपको इस वेबसाइट पर यह भी डाटा देखने को मिल जाएगा कि उस यूनिवर्सिटी के द्वारा अब तक कितने बच्चों को प्लेस किया गया है, उसकी प्लेसमेंट रैंकिंग इंटरनेशनल लेवल पर क्या है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी कॉलेज और जिस भी कोर्स को आपने सेलेक्ट किया है वो आपके बजट में आता है या नहीं आता है, ये ध्यान रखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब तक हमने 6 मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने कोर्स के बारे में डिस्कस किया। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद हमने कॉलेज या यूनिवर्सिटी किस तरह हम चेक कर सकते हैं, किस तरह हम उसे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, किस तरह आप अपने कोर्स की ड्यूरेशन चेक कर सकते हैं, कैसे आप चेक कर सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी और किस कॉलेज के अंदर हमें इंटर्नशिप मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसके बाद हम अपने बजट को सिलेक्ट कर सकते हैं और हमारे कोर्स के अंदर जो भी कोर्स हम लेना चाह रहे हैं उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट हैं, और साथ साथ हमारे उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज की इंटरनेशनल लेवल पर रैंकिंग क्या है। इतनी सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद अब हमारी बारी आती है अप्लाई करने की, कि हम अपने ऑफर लेटर के लिए जब अप्लाई करते हैं तब हमें किन बातों का और विशेष ध्यान देना है। इन सभी बातों के ऊपर अपनी वर्किंग करने के बाद, इन सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद अब आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने से पहले आपको 2 या 3 टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज उठानी है, 2 या 3 आपको मिडिल रैंक की यूनिवर्सिटी उठानी है और 2 या 3 आपको लोअर रैंक की यूनिवर्सिटी उठानी है। साथ साथ आप 3 या 4 कॉलेज भी सेलेक्ट कर सकते हो जिनमें आप अप्लाई कर रहे हो। अब इन सब की एक फाइनल लिस्ट बनाने के बाद आप इनमें से 4 या 5 यूनिवर्सिटीज में और 1 या 2 कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करिए। जब आप इनके अंदर अप्लाई करते हैं तो आप अप्लाई करते टाइम आपने एक बकेट बना दी कि अगर आपको टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर नहीं आया तो आपको मीडियम या लोअर रैंक यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आ सकता है। अब ये 4 या 5 यूनिवर्सिटीज और 2 या 3 कॉलेज फाइनल करने के बाद आप इनके अंदर अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये रिस्क सबको लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आप 1 या 2 यूनिवर्सिटी के अंदर ही अप्लाई कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपको वहां से ऑफर लेटर आएगा या नहीं आएगा। ये हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज के अंदर अप्लाई करने की 100 से लेके $150 के बीच में फीस होती है, लेकिन ये रिस्क सबको ऑलमोस्ट लेना पड़ता है। लेकिन हम बाहर किसी कंसल्टेंट के पास बहुत सारा पैसा वेस्ट करें, उससे बेटर है कि हम खुद थोड़ा सा अपना ग्राउंड वर्क करके जब अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं और इस स्ट्रेटेजी के साथ अप्लाई करते हैं तो आपका ऑफर लेटर आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये अप्लाई करने के बाद हमें किस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है और हमें किस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपने इन सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर अप्लाई कर दिया, अब मान लीजिए आपके पास किसी लोअर रैंक की यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आ जाता है, तो अब आप वेट कर रहे हैं कि मेरे पास किसी अच्छी और यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आ जाए या किसी अच्छे कॉलेज का ऑफर लेटर आ जाए। तो इसके ड्यूरेशन के बीच में आपको ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आपके पास किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का ऑफर लेटर आता है तो आपके पास 21 दिन का समय होता है उसको एक्सेप्ट करने का। अगर आप 21 दिन के अंदर उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो ऑफर लेटर वापस चला जाता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अच्छे कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी के लालच में जो मिल रहा होता है उसे भी चूक जाते हैं, उसे भी खो देते हैं। अगर आपके पास 21 दिन के अंदर भी किसी और यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर नहीं आया है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जिसका आपको मिल रहा है उसे आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर आप वो ऐसा नहीं करोगे, अच्छे के लालच में बैठे रहोगे, तो जो आपको मिल रहा है उसे भी आप खो दोगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात की कि किस तरह आप कनाडा जाने के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो और किस किस बात का विशेष ध्यान रख सकते हो यूनिवर्सिटी और कॉलेज को सेलेक्ट करते समय। दोस्तों, अगली वीडियो में हम एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ आपसे चर्चा करेंगे।
हमारी ये कोशिश है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इंडिया से बाहर जाकर अब स्टडी करके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स का 1 रुपया भी कहीं वेस्ट ना हो और उन्हें सही गाइडेंस मिले और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करके वो अपने तरीके से अच्छे कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले लें। आपसे अनुरोध है, अधिक से अधिक हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।